یہ میری ज़िंदगी की हकीकी कहानी है। मेरी शक्ल सूरत अच्छी ना थी। मेरे लिए बहुत अच्छा और खूबसूरत लड़के का रिश्ता आया, मगर लड़के ने शर्त रखी कि वो पहली तस्वीर देखेगा और अगर लड़की पसंद ना आई तो इनकार कर देगा। अब मैंने अच्छी सूरत ना होने के बायस अपनी खूबसूरत सी दोस्त की तस्वीर भिजवा दी। रिश्ता तय हो गया और फिर शादी होगी। शादी की रात जब दूल्हे ने मेरा घूंघट, एक रोज़ मेरी वही तस्वीर वाली सहेली हमारे घर आ गई। जब मेरे शौहर ने उसे देखा तो ये कहानी हकीकत पर मबनी है और जिन खातून की हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है, मैं उन्हीं की ज़ुबानी बयान कर रही हूँ। कहानी में असली नामों की जगह फर्जी नाम इस्तेमाल किए गए हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हम ज़्यादा अमीर तो ना थे, मगर ख़ानदान मुख्तसिर था, लिहाजा उसरत में भी खुशहाली से बसर हो रही थी। मेरे वालिद साहब मेरे बचपन में ही वफ़ात पा चुके थे। उनकी वफ़ात के बाद रिश्तेदारों ने मेरी अम्मी से कहा कि वो दूसरी शादी कर लें, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। यूँ कुछ साल वो मामों के घर रहीं, मगर जब मुमानियों को मेरा और माँ का वहाँ वजूद खटकने लगा तो हम वालिद के मकान में वापस आ गए। यहाँ आकर मैंने छठी क्लास में दाखिला लिया। या मोहल्ले में भी लोग मेरी वालिदा को जानते थे, लिहाजा हमारी बड़ी अच्छे से गुजर बसर हो रही थी। मैंने मैट्रिक कर लिया तो कॉलेज में दाखिला ले लिया। बताती चलूँ कि मैं शुरू से ही काफ़ी हंसमुख और बोलचाल वाली थी। मैं पढ़ाई में तो बहुत ज़्यादा अच्छी ना थी, लेकिन देगर सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती। किसी खेल में हिस्सा लेना होता या सिंगिंग में, मैं हमेशा आगे रहती। मैं अपनी माँ से यकसर मुख्तलिफ और हर वक्त शुगल मेले को पसंद करने वाली थी। यूँ कॉलेज में भी अपनी हमजोलियों को हंसने हंसाने में लगी रहती, तो उनमें हर दिल अजीज़ थी। अगर कभी एक रोज़ छुट्टी कर लेती तो अगले दिन सारी क्लास की लड़कियां मेरे इर्द गिर्द जमा हो जाती कि बताओ कल क्यों नहीं आई थी। यहाँ तक कि टीचर्स भी मेरी कमी को महसूस करती थीं। मैं कॉलेज अपने मोहल्ले की चंद लड़कियों के साथ जाती और आती थी। जब मैं भी 17 वर्ष की थी और चेहरे पर नोखेसी के आसार नमूदार हुए तो माँ को मेरे हाथ पीले करने की फ़िक्र सताने लगी। अब उन्होंने अपने मिलने जुलने वालियों से मेरे रिश्ते के बारे में तस्करे शुरू किए। जब मेरे कानों में ये तस्करे पड़े तो मैं सोचती, अभी तो मैंने एफए भी पास नहीं किया और न जाने अम्मी को मेरे बयाने की इतनी फ़िक्र क्यों पड़ गई है। खैर, एक बरस यूं ही गुजर गया और मैं 18 वर्ष की होगी, मगर मेरी वालिदा की परेशानी ख़त्म ना हुई कि उन्हें मेरे लिए कोई ढंग का रिश्ता ना मिल सका। मुझे कोई परवाह न थी कि मेरा रिश्ता हो या ना हो, क्योंकि मैं तो अभी ज़िंदगी को भरपूर जीना चाहती थी। नहीं चाहती थी कि अभी से शादी के बंधन में बंधकर कैद हो जाऊं। लेकिन दूसरी तरफ माँ की परेशानी को देखते हुए खामोश थी। हमारे पड़ोस में नसरीन नामी एक खातून रहती थी, जिन्हें मैं खाला जी कहती थी। उनका हमारे घर काफ़ी आना जाना था। वो जब हमारे घर आती तो मेरी अम्मी उनसे भी मेरे रिश्ते के बारे में ज़िक्र करती और कहती कि अगर कोई अच्छा रिश्ता हो तो मुझे बताना। मैं चाहती हूँ कि जल्द बेटी के फ़र्ज से सबकदोश हो जाऊँ। एक रोज़ खाला हमारे घर आकर मेरी अम्मी से कहने लगी कि और तो कोई रिश्ता मेरी नज़र में नहीं, और जो एक दो तुम्हें दिखाए वहाँ बात ना बन सकी। इसके अलावा कोई ऐसा एतबार वाला रिश्ता नहीं है कि जहाँ मैं तसल्ली के साथ कह सकूँ कि रिश्ता वाकई अच्छा है। फिर उन्होंने कुछ सोचते हुए मेरी वालिदा से जिक्र किया कि उनका भांजा है, मैं उसके लिए अपनी बहन से बात करूँगी। मेरा भांजा लाहौर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और वहीं हॉस्टल में रहता है। वैसे तो अभी वो पढ़ रहा है, लेकिन चलो अगर रिश्ता हो जाए तो बाद में भी पढ़ता रहेगा। खाला की ये बहन हमारे ही शहर में रहती थी। जो खाला नसरीन ने मेरे रिश्ते की बात अपनी बहन से छेड़ी। खाला की बहन ने हामी भर ली कि यतीम बच्ची है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं एक नज़र लड़की को देख लूँ, अगर वो पसंद आ जाए तो मैं ये रिश्ता ज़रूर करूँगी। बाकी ये कि अपने बेटे से भी बात करके देख लेती हूँ। पहले तो उसकी राय ज़रूरी है कि कहीं वो किसी और ही को पसंद ना करके बैठा हो। खाला की बहन उनके साथ हमारे घर मुझे देखने आई। वो पुराने दौर की थी। मेरी वालिदा की खुश इखलाकी से ही बेहद मुतासिर हो गई और फिर मुझे भी पसंद कर लिया। खैर, जब उन्होंने अपने बेटे से बात की तो उसने शर्त रखी कि वो एक नज़र लड़की को खुद देख कर ही शादी करेगा। अगर लड़की उसे पसंद आई तो ठीक, वरना वो इनकार कर देगा। खाला नसरीन ने ये सब आकर मेरी वालिदा को बताया कि रिहाना, हम तो शायद पुराने दौर की हैं,
आपा ने तो अपनी तरफ से लड़की को देखकर पसंद कर लिया, मगर आजकल के लड़के, और वो भी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हों। अब मेरे भांजे को ही देखो, उसका कहना है कि वो पहले लड़की को देखेगा और फिर ही हाँ करेगा। अगर उसे लड़की पसंद ना आई तो वो इनकार कर देगा। उस दौर में लड़के का लड़की को पहले देखना और फिर पसंद ना आने पर रद्द कर देना एक मायूब बात समझी जाती थी। लिहाजा मेरी वालिदा ने इस शर्त को नामंजूर कर दिया। मैं मामूली शक्ल सूरत की थी, इसलिए खुद भी नहीं चाहती थी कि कोई मुझे देखने आए और फिर देख कर इनकार कर दे। मगर खाला नसरीन मेरी वालिदा के सर होगी और उन्हें समझाया कि अगर यहाँ बात बन गई तो ऐसा रिश्ता तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगा। लड़का लाखों में एक है, वो पढ़ा लिखा बच्चा है, लिहाजा उसकी अगले दौर की सोच है और कुछ नहीं हो जाता। तुम उसे एक नज़र देख लेने दो। अगर ये रिश्ता हो गया तो देखना, तुम्हारे सारे खानदान वाले तुम्हारी बेटी की किस्मत पर रश करेंगे। यूँ मेरी वालिदा इस बात पर राज़ी हो गई कि अगर लड़का सिर्फ तस्वीर देखने पर इक्तफा करे तो उसे मेरी तस्वीर दिखाई जा सकती है, वो भी सिर्फ खाला की जिम्मेदारी पर कि तस्वीर बाद में वापस कर दी जाए। नसरीन खाला ने ये बात मंजूर कर ली। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे पास तुम्हारी कोई अच्छी सी तस्वीर है तो मुझे दे दो। मैं चूँकि उनकी बात सुन चुकी थी, जानती थी कि तस्वीर किस मकसद के लिए मांगी जा रही है, लिहाजा कह दिया कि मैं ढूंढती हूँ, अगर कोई पड़ी हुई मिल गई तो कल आपको दे दूँगी। उन दिनों तस्वीर बनवाने का रिवाज कम था कि शाज़ो नादर ही किसी फंक्शन वगैरह पर तस्वीरें बनती, और वो ज़्यादातर एक साथ या फिर ख़ास लोगों की ही अकेले में बनती। मेरी भी अकेले में एक दो शादी पर ली गई दो तीन ही तस्वीरें थीं। हम एक छोटे से मोहल्ले में रहते थे जहाँ शायद ही कोई अच्छा फ़ोटो स्टूडियो था। तभी लड़कियाँ ज़्यादातर दाखला वगैरह भिजवाने या दूसरे डॉक्यूमेंट्स के लिए ही इन स्टूडियो का रुख करती थी। अगले रोज़ मैंने जब तस्वीरें बाहर निकाली तो अम्मी को भी दिखाई। फिर कहा, अम्मी मेरी तो कोई ढंग की तस्वीर ही नहीं है भिजवाने के लिए। आपने यूं ही कह दिया कि लड़का मुझे तस्वीर पर देख ले। वो एक तस्वीर पकड़कर कहने लगी, अरे ये तो इतनी खूबसूरत तस्वीर है, तुम तो ऐਵੇਂ ही कहती हो कि मेरी कोई ढंग की तस्वीर नहीं। इतनी अच्छी तो है ये, बस यही तस्वीर लड़की को भिजवानी है, इसे अलग करके रख दो। तुम्हारी खाला आए तो उसे दे देना। ये तस्वीर मैंने चंद माह पहले अपने कज़न की शादी पर उतरवाई थी। अब अम्मी तो इस तस्वीर को पसंद करके चली गई थी, लेकिन मुझे मालूम था कि वो बिल्कुल भी अच्छी ना थी। एक तो मैं शक्लो सूरत की मामूली थी, ऊपर से मेरी तस्वीर भी अच्छी नहीं आती थी। जब शादी की तकरीब में मेहमान वगैरह एक दूसरे की तस्वीरें बनाते तो अपनी फ़ोटो देखकर मुझे लगता जैसे तस्वीर में मेरी शक्ल हकीकत से भी ज़्यादा बिगड़ी हुई है। गर्ज मेरी तस्वीर बिल्कुल भी अच्छी ना आती थी। मेरा फ़ोटोजेनिक फेस ही नहीं था। उन दिनों मैं अजब शिशोपंज में मुब्तला थी। उधर खाला अपने भांजे के हुस्न की तारीफ़ें करते ना थकती थी कि ऐसा खूबसूरत और गुणों वाला लड़का तो नसीब वालों को मिलता है, इस रिश्ते को गनवाना मत। फिर एक रोज़ खाला आई और उन्होंने अपने भांजे की तस्वीर अम्मी को दिखाई। अम्मी तो तस्वीर देखते ही माशाल्लाह माशाल्लाह करने लगी। फिर कहने लगी, आपा ये तो वाकई बहुत खूबसूरत लड़का है। आपने ठीक कहा था कि ऐसा लड़का तो नसीब वालियों को ही मिलता है। अब पता नहीं मेरी आशिकी के नसीब खुलते हैं या नहीं, मेरी बेटी उसे पसंद भी आती है कि नहीं। मैंने भी उसकी तस्वीर देखी, वो वाकई बहुत हसीन था। अब दिल में मज़ीद खुदबुद हुई। सोचा कि ऐसा खूबसूरत लड़का, और वो भी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो, भला मुझ जैसी मामूली शक्ल की लड़की की तस्वीर से कैसे मुतासिर हो सकता है। वो तो कभी भी मुझे पसंद नहीं करेगा। खाला और अम्मी ने भी अजीब कश्मकश में डाल दिया है। जैसी मेरी तस्वीर है, ये लड़का तो ज़रूर मेरी तस्वीर देखकर मेरा मजाक उड़ाएगा कि वाह क्या लड़की मेरे लिए पसंद की है। मैं तो खुद ही अपना मजाक बनवाऊंगी। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। कुछ दिनों तक मैं अम्मी और नसीन खाला को यूं ही डालती रही, लेकिन आखिर कितने रोज़। अब खाला थी कि रोज़ तस्वीर का तकाजा करती कि अब अपनी तस्वीर दे दो। वो अम्मी से कहती कि देखना यूं ही ये हीरे जैसा लड़का हाथ से निकल जाएगा, फिर भला ऐसा रिश्ता तुम्हें कहाँ मिलेगा, बस तुम पछताती रह जाओगी। उनके बार बार के तकाजे से तंग आकर बल आखिर मैंने काफ़ी सोचने के बाद कोई हल ना पाकर अपने नाकस जहन से एक मंसूबा सोच लिया। अपने तौर पर सोचती कि मैं किसी सूरत अपना मजाक नहीं बनवा सकती और ना ही मैं नाकामी देखना चाहती थी।
اپنی کم عقلی میں نے منصوبہ یہ سوچا کہ میں اپنی بجائے اپنی ایک دوست کی تصویر لفافے میں ڈال کر خالہ کو دے دوں گی۔ میری ایک بیحد خوبصورت سہیلی تھی جس کا نام تبندہ تھا۔ وہ میرے ساتھ ہی کالج میں پڑھتی تھی۔ اس کی ایک فن فیئر کی تصویر البم میں میرے پاس موجود تھی۔ وہ تھی بھی بہت خوبصورت اور تصویر میں بھی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ایک روز خالہ آئیں تو میں نے بہانے سے خالہ سے پوچھا، خالہ کیا لڑکا آج کل اپنے گھر ہے اور کیا آپ نے میری تصویر ان کے گھر دینے جانا ہے؟ اس پر انہوں نے مجھے بتایا کہ لڑکے کی ماں نے تو تمہیں پہلے ہی دیکھ رکھا ہے، انہوں نے تو پسند بھی کر لیا ہے، اب بات تو لڑکے کی ہی رہ گئی ہے کہ وہ تمہاری تصویر دیکھنا چاہتا ہے۔ یہی سوچ رہی کہ گھر دینے کا کیا فائدہ، اس نے تو ابھی 3 ماہ تک گھر نہیں آنا کیونکہ اس کے پیپرز ہونے والے ہیں، اس لیے وہ تو لاہور ہی میں اپنے ہاسٹل میں ہے، لہٰذا یہی سوچا ہے کہ میں یہیں سے تمہاری تصویر اسے پارسل کر دوں گی، یوں وہ دیکھ کر واپس مجھے پارسل کر دے گا تو تمہاری ماں کو دے دوں گی۔ اب اگلے روز میں نے پارسل والے لفافے میں تصویر کو اچھی طرح بند کر کے امی کو دے دیا۔ انہوں نے اسے خالہ کے حوالے کیا۔ امی کو بھی یہی تھا کہ میں نے وہی اپنی شادی والی تصویر ہی دی ہے۔ دوسری طرف خالہ بھی لفافے کو دیکھ کر کہنے لگیں، ریحانہ یہ تو تم نے اچھا کیا کہ تصویر کو لفافے میں ڈال دیا، اب میں اپنے بیٹے کے ہاتھ اسے آج ہی پارسل کروا دوں گی۔ خدا کی کرنی کی خالہ نے امی سے پوچھ لیا کہ کون سی تصویر بھجوائی ہے عاشی نے اپنی؟ امی کہنے لگیں، آپا وہی جو ناصر کی شادی پہ اس نے کھنچوائی تھی، آپ کو بھی جو دکھائی تھی۔ خالہ کہنے لگیں، اچھا۔ یوں خالہ نے وہ بند لفافہ لاہور اپنے بھانجے کو بھجوا دیا۔ لڑکے نے جب تصویر دیکھی تو اسے بہت پسند آئی، یوں اس نے فوراً رشتے کے لیے حامی بھر لی۔ خالہ نے بالآخر ایک روز خوشی میری والدہ کو بتایا کہ لڑکی کے امتحان سے فارغ ہوتے ہی آپا لوگ آپ کے گھر آ کر منگنی یا نکاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اب تم یہ رشتہ پکا ہی سمجھو۔ ساتھ ہی انہوں نے میری والدہ کو وہ تصویر والا لفافہ بھی واپس کیا کہ جو ان کے بھانجے نے بھجوایا تھا۔ انہوں نے اب بھی لفافہ کھولنے کی طرف دھیان ہی نہ دیا، شاید کہ اپنے طور انہوں نے میری تصویر کو پہلے ہی دیکھا ہوا تھا، اور دوسرا ان کے کون سا وہم و گمان میں ہو سکتا تھا کہ میں کم عقل کیا غلطی کر چکی ہوں۔ غالباً ان کا اسی لیے لفافہ کھولنے کی طرف دھیان ہی نہ گیا۔ جب انہوں نے یہ خوشخبری میری والدہ کو دی تو اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، میری والدہ کی طرف سے بھی 100% ہاں ہو۔ میں بھی دل ہی دل میں خوش تھی، سوچا کہ جو ہوگا دیکھی جائے گی، میں بھی کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ میں نے ایسا کیا ہے۔ میں شادی کے بعد احسان سے یہی کہوں گی کہ تمہاری تصویر دیکھی تو تم مجھے اتنے پسند آئے کہ دل میں تمہاری ہی صورت بس کر رہ گئی، کیوں میں نے تمہاری محبت میں تمہیں پانے کے لیے ایسی حرکت کر ڈالی، لیکن اب مجھے معاف کر دو اور مجھے قبول کر لو۔ میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں آنے دوں گی، کیوں میں نے یہی سوچا کہ دیکھ لیتے ہیں آخر کیا ہوتا ہے۔ آج مجھے اپنی کم عقلی پر حیرانگی ہوتی ہے، مگر اس وقت نہ جانے مجھے کیا سمائی ہوئی تھی۔ ذہن میں یہ تھا کہ جب شادی ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا۔ میری امی تو اس قدر خوش تھیں کہ فوراً جہیز کے جوڑے بنوانے لگیں۔ میں بھی دل ہی دل میں شادہ تھی کہ یہ ترکیب تو کارگر ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ سوچتی، جب جناب گھونگھٹ اٹھا کر میری صورت دیکھیں گے تو چکرا جائیں گے، تب کیا ہوگا۔ پھر خود کو تسلی دیتی کہ میں حالات سنبھال لوں گی، اتنا تو مجھ میں اعتماد تھا۔ لڑکی کے امتحان کے بعد اس کی ماں آئی اور یوں میری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ اس دوران احسان کو لاہور میں ہی اچھی ملازمت مل گئی اور انہوں نے وہاں رہائش کا بندوبست بھی کر لیا تھا۔ ان کے دل میں وہ تصویر والی لڑکی اس قدر اتر چکی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی دلہن بیاہ کر یہاں ان کے پاس ہی آئے تاکہ انہیں اپنی دلہن کی جدائی برداشت نہ کرنی پڑے۔ گھر میں میری شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ یہ سادہ دور تھا، کسی کو کانو کان خبر نہ ہو سکی کہ میں کتنی بڑی غلطی کر چکی ہوں۔ سب سے اہم بات یہ ہو گئی کہ احسان لاہور میں تھے اور ان کے والدین یہاں ہمارے شہر ہوتے تھے، اور نہ ہی اب ان کے پاس لڑکی کی کوئی تصویر تھی، لہٰذا شادی سے پہلے یہ راز نہ کھل سکا کہ ان کے گھر والوں نے اور لڑکی پسند کی ہے، جبکہ احسان تو اور کسی کی تصویر کو پسند کر چکے ہیں۔ 4 ماہ گزر گئے اور بالآخر شادی کا دن بھی آ گیا۔ اس دور کے رواج کے مطابق مجھے گھونگھٹ اٹھایا گیا تھا، یوں میں احسان کے ساتھ بیاہ کر لاہور آ گئی۔ ان کی ساری فیملی بھی لاہور ہی ٹھہری ہوئی تھی۔ ویسے بھی ہمارے شہر سے لاہور کا فاصلہ صرف 1.5 گھنٹے کا تھا۔ رات مجھے سپنوں کی سیج پر بٹھا دیا گیا،
मगर लाख पुरतमाद होने के बावजूद अब मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धक धक कर रहा था कि न जाने अब मेरे साथ क्या हो। ईशान मुझे कबूल भी करेंगे क्या नहीं, या मुझे देखकर उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा। शायद वो गुस्से में मुझे अभी घर से निकाल दें। आज तो मेरी गलती सबके सामने आ जाएगी। थोड़ी देर बाद मुझे कदमों की चाप सुनाई दी। ईशान ने बड़ी आरज़ुओं के साथ मेरा घूंघट उठाया, मगर जो तस्वीर वाली सूरत उन्होंने अपने दिल में बसा रखी थी और जिसके लिए वो इस कदर खुश थे, मैं उससे कतई मुख्तलिफ थी। वो हैरानो परेशान थे कि आखिर ये क्या हो रहा था। वो कभी मुझे देखते और कभी सोच में पड़ जाते। बल आखिर उनकी परेशानी को देखते हुए मैंने खुद ही उन्हें सब बता दिया। उनके चेहरे पर गुस्सा तो था, मगर उन्होंने मुझे कुछ ना कहा। फिर मुझसे पूछा कि ज़रूर ये तस्वीर तुम्हारे घर वालों ने गलती से बेची थी या खाला जी ने ऐसा किया। मैंने कहा कि ये मैंने ही किया था, क्योंकि जब खाला ने आपकी तस्वीर दिखाई तो वो मेरे दिल पर नक्श हो गई थी। मैं चाहती थी कि आप मुझे हर सूरत कबूल कर लें, इसलिए ऐसा काम किया। वो ठंडी आह भरकर रह गए। मैंने उनकी काफ़ी मिन्नतें की और अपने तौर उन्हें कायल करने की कोशिश की। उनकी भी चूँकि अब ख़ानदान में बेइज्जती थी, वो भी एक शरीफ और इज़्ज़तदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। फिर शायद मेरी बेवा वालिदा की इज़्ज़त को मद्देनज़र रखा कि अपने ख़ानदान का पास किया। उन्होंने कोई वावेला ना किया। मैंने उन्हें अपनी मोहब्बत का भी यकीन दिलाने की भरपूर कोशिश की। मेरी मिन्नतों को देखते हुए भी शायद उन्हें तरस आ गया हो। अब निकाह हो चुका था। मैं रुखसत होकर उनके घर आ चुकी थी और एक अक्लो शऊर रखने वाले और शरीफ ख़ानदान के फ़र्द के लिए शादी मजाक नहीं होती कि वो उसी रात मुझे अपनी ख्वाबगाह से निकाल देते। एक 18-19 बरस की लड़की 16 सिंगार किए उनके सामने सर झुकाए बैठी थी। उनके लिए भी सब्र के सिवा चारा ना था। शायद उन्होंने सब्र किया और उसी में अल्लाह की रज़ा और अपनी बेहतरी समझी। लेकिन ये तो मुझे मालूम ही ना था कि भी आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं बदसूरत ना थी, मामूली सूरत थी, और वैसे भी मामूली सूरत की लड़कियां जब दुल्हन बनती हैं तो वो भी खूबसूरत लगने लगती हैं। मैं भी दुल्हन बनकर खासी दिलकश लग रही थी। आज के दिन तो हर कोई मेरी सूरत देखकर हैरान था। शायद उन्होंने भी तभी मुझे कबूल कर लिया। शादी के चंद रोज़ बाद वो कहने लगे, अगर मैं इस धोखे को कबूल ना करता तो। मैंने कहा, फिर जो मेरी किस्मत थी, लेकिन शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि आपने मुझे कबूल कर लिया। अब माफ़ भी कर दें। वो कहने लगे, अब माफ़ किए बगैर गुजारा भी नहीं। चलो माफ़ किया। तुम भी क्या याद करोगी कि किस रईस से पाला पड़ा है। मैंने पूछा कि क्या आपके घर वालों ने वो तस्वीर देखी थी। इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने वो तस्वीर लाहौर ही से खाला को वापस भिजवा दी, तभी तो तुम्हारा पर्दा रह गया। ज़िंदगी के दिन गुजरने लगे। सच यही था कि उनका सलूक मेरे साथ नहायत अच्छा था। वो मेरा ख्याल भी रखते, मोहब्बत भी देते। यूँ हम मियाँ बीवी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। शादी को 5 साल गुजर गए, मगर फिर भी मैंने महसूस किया कि उनको एक करेज सी रहती थी। वो अक्सर मुझे कहते कि तुम्हारी वो दोस्त कैसी है जिसकी तस्वीर तुमने मुझे भेजी थी। काश उसको एक नज़र असल में देख सकता, कि जिसकी तस्वीर उन दिनों मेरे ख्यालों में बस गई थी। मैं उनकी इस बात को मजाक में डाल देती थी, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत ही इस कदर करते थे कि मेरा यही ख्याल था कि वो तो अब मेरे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इतने सालों में आज तक मुझे कभी किसी लड़की के मामले में उन पर शक हुआ ही नहीं था कि मेरे अलावा वो हर खातून से लिए दिए रहने वाले इंसान थे। यूँ भी यही समझती कि तबिंदा के बारे भी मजाक ही कर रहे हैं। अब मेरी शादी को 6 साल हो चुके थे और मैं एक बेटे की माँ थी, मगर एहसान अब भी कभी कभार उस तस्वीर वाली लड़की का जिक्र छेड़ देते। इत्फाक से एक रोज़ जब मैं हस्बे मामूल एहसान के आने से पहले खाना बनाने में मसरूफ़ थी कि अचानक तबिंदा अपनी भाभी के साथ हमारे घर आ गई। मैं उससे खुशदिली से मिली। ये तो मुझे मालूम था कि उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, क्योंकि शादी के बाद भी शुरू के 1 साल में मेके में मेरी उससे 1-2 बार मुलाकात हो चुकी थी। उसने बताया कि 1 साल पहले उसके भाई का तबादला लाहौर हो गया था, इसलिए उनकी फैमिली यहाँ मुंतकिल हो गई है। उसने मज़ीद बताया कि जब उसे पता चला कि मेरा घर भी उनकी रिहाइश से वो ज़्यादा दूर नहीं है, तो उसने मेरी अम्मी से मेरा पता लिया था और आज वो अपनी भाभी के साथ मुझसे मिलने हमारे घर आ पहुंची। मुझे खुशी हुई, मगर मैं उसे देखकर हैरान भी थी। माशाल्लाह वो पहले से भी ज़्यादा
खूबसूरत हो चुकी थी। एफए के बाद मेरी तो शादी हो गई थी, मगर उसने तालीम जारी रखी और ग्रेजुएशन कर ली। तालीम ने उसकी शख्सियत में निखार पैदा कर दिया था। उसका लिबास और अंदाज भी पहले से कहीं ज़्यादा बावकार हो गया था। हम बरसों बाद मिले थे। बातों में इस कदर महू थे कि कब एहसान घर आ गए पता ही न चला। जब उनकी नज़र तबिंदा पर पड़ी तो वो कुछ हक्का बक्का से उसे देखने लगे। तबिंदा और उसकी भाभी ने भी उन्हें सलाम किया। मैं उनका बैग लेने को आगे बढ़ी तो एहसान भी मेरे पीछे ही आ गए और बेख्तियार उनके मुंह से निकला, आशी, ये तो मुझे वही तस्वीर वाली लड़की लग रही है। मुझे लगा जैसे उनके कुछ अल्फाज शायद तबिंदा के कानों में पड़ चुके हों। अल्लाह जाने पड़े कि नहीं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ था। खैर, उसको तो इस किस्से का बिल्कुल इल्म नहीं था। उस रोज़ वो दोनों चली गईं, लेकिन 15 रोज़ बाद तबिंदा अकेली ही मुझसे मिलने आ गई। हमने काफ़ी बातें की, कुछ कॉलेज की यादें, फिर एहसान का जिक्र छिड़ा तो बातों बातों में वो मुझसे पूछने लगी कि उस दिन तुम्हारे शोहर ने मुझे देखकर तुम्हें क्या कहा था जब तुम मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई थी। अब मुझे यकीन होने लगा कि वो एहसान की बात सुन चुकी है। यूँ मैंने खुद ही हंसते हंसते तबिंदा को पूरी बात बता दी और उसकी तस्वीर वाला वाक़या भी बयान कर दिया। साथ ही उसे माजरत भी की। कहा कि अगर तुम्हारी तस्वीर का सहारा ना लेती तो शायद आज मैं एहसान जैसे अच्छे शोहर की बीवी ना बन पाती। इस पर तबिंदा कहने लगी, वाकई तुम खुशकिस्मत हो, एहसान जैसे आला तालीम याफ्ता और अच्छी नौकरी पर आला ओहदे पर फायज शख्स की बीवी बन गई, और हमें देखो कि अच्छी सूरत के होते हुए भी अभी तक रिश्ते के इंतज़ार में बैठे हैं। कोई ढंग का रिश्ता मिलता ही नहीं है। इतने में एहसान भी आ गए और वहीं सोफे पर हमारे पास बैठ गए। मैं तबिंदा को कह रही थी कि नसीब अपना अपना। तभी एहसान भी मुस्कुराते हुए पूछने लगे कि भाई क्या हुआ है। तबिंदा मेरी तरफ देखते हुए मुझे तंग करने के अंदाज में कहने लगी, शायद ये नसीब का नहीं, मेरी तस्वीर का कमाल है। एहसान पर भी वाज़िया हो गया कि क्या बात हो रही है। मैंने भी कह दिया, हाँ, शायद ये सब कुछ तस्वीर की बदौलत ही हो जो कुछ आज मुझे हासिल है। एहसान हंसते हुए कहने लगे, मगर हमें तस्वीर वाली हासिल ना हुई, ये भी तो नसीब था। उनके लहजे की संजीदगी को हम दोनों ने एक साथ महसूस किया, मगर खामोश रहीं। यूँ बात आई गई होगी। तबिंदा अब हर दूसरे तीसरे रोज़ हमारे घर आने लगी। मेरे शरीके हयात भी मेरी सहेली से घुल मिल गए। मुझे एहसान पर इस कदर भरोसा था कि मुझ नादान के दिल में अभी भी कोई शक पैदा ना हुआ, क्योंकि दोनों ही मुझे ख़ास तवज्जो देते थे। एहसान महज उसे खुश इखलाक़ी से बात करते थे। मैं यही समझती रही, नहीं जानती थी कि बरसों पहले उन्होंने जो उसकी तस्वीर की झलक देखी थी वो उनके लिए नक्शे दिल बन चुकी थी। अब उनके लिए वो खलिश जो कभी हल्की सी चुभन थी, रफ्ता रफ्ता नासूर बनने लगी थी। मैं गिरधारी में मसरूफ़ थी। कुछ खबर ना थी कि कब बात यहाँ तक पहुँच गई कि वो दोनों घर से बाहर मिलने लगे। यहाँ तक कि अब एहसान ने मजाक मजाक में मुझे कहना शुरू किया कि मेरा दिल चाहता है दूसरी शादी कर लूँ, तो मुझे दूसरी शादी की इजाज़त दे दो तो मैं खुशी खुशी से कर लूँगा। पहले पहल मैंने उनके इस मुतालबे को भी बिल्कुल संजीदगी से ना लिया। फिर मजाक में ही इसरार पर उतर आए। मैं फिर भी टालती रही, यही कहती थी कि मजाक मत करें, ये आजकल आप कैसी बातें करने लगे हैं। वो मुझसे कहते थे, पहले तुमने अपनी दोस्त की तस्वीर मुझे भेजी थी, अब जब तुम्हारी दोस्त सामने आ ही गई है तो अब मेरी खुशी के लिए उससे बात करो। उनका अंदाज़ ऐसा होता था कि मैं मजाक ही समझती थी। तबिंदा से भी कहती, अल्लाह की बंदी, कहीं तूने मेरे मियाँ पर जादू तो नहीं कर दिया? ये मेरे धोखे का बदला था या वाकई कोई जादू था कि मेरे मियाँ तस्वीर वाले माजी के वाक़े को बहाना बनाकर तबिंदा पर लट्टू हो गए थे। बल आखिर एक रोज़ तबिंदा ने खुद ही मुझे बता दिया कि एहसान मुझसे शादी करना चाहते हैं। वो कोई मजाक नहीं कर रहे, इसीलिए तुमसे दूसरी शादी की इजाज़त मांग रहे हैं और इस पर इसरार भी कर रहे हैं। अब मुझ पर भेद खुला था तो जैसे अकल पर से पर्दा हटा। मैं सहेली के चक्कर में चकरा कर रह गई थी। अब कि मैंने उसे भी खूब बुरा भला कहा कि मैं तुम्हें दोस्त समझती आई और तुम मेरा ही घर बर्बाद करने चली। फिर उससे हाथ जोड़कर इल्तिजा की कि अब तुम मेरे घर मत आना, प्लीज़ मुझ पर मेहरबानी करो। भला आखिर मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हें उसी पुरानी दोस्ती का वास्ता देती हूँ। तुम आती रहोगी तो उनका दिमाग यूं ही घूमता रहेगा। यूं तबिंदा ने हमारे घर आना मौकूफ़ कर दिया। अब मुझे कुछ सुकून महसूस होना चाहिए था, मगर ऐसा ना हो सका, बल्कि मेरे मियाँ का
मुतालबा और शिद्दत इख्तियार कर गया। वो अब खुलेआम मुझसे तबिंदा से शादी करने पर बज़िद हो गए। उनको मालूम था कि ख़ानदान वाले उनका साथ नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास कोई बहाना ना था। ये नहीं था कि मैं बांझ थी, मेरा एक 3 साल का बेटा था। शायद अगर बांझ होती तो वो औलाद का बहाना बनाकर दूसरी शादी का जवाज़ पेश कर सकते थे, तब शायद रिश्तेदार भी उनका साथ देते। लेकिन ये तो वो जादू था जो सर चढ़कर बोल रहा था। एक रोज़ मैंने उन्हें बहुत मिन्नत समाजत से समझाया कि देखें, ये सब मत करो, हम अपने घर में अच्छे भले आबाद हैं, हंसी खुशी ज़िंदगी के दिन गुजर रहे हैं, तुम्हें मुझसे कोई शिकायत भी नहीं है और ना मुझे, फिर आखिर मैं दूसरी शादी की इजाज़त क्यों लिख कर दूँ। इस पर वो कुछ गुस्से में कहने लगे, शिकायत की बात मत ही करो, मुझे तुमसे एक बहुत बड़ी शिकायत है जो शादी के पहले ही दिन से मेरे दिल में मौजूद है। वो अलग बात कि मैंने कभी जाहिर ना होने दी। ये भी सच है कि अगर तबिंदा मेरे सामने ना आती तो शायद ये शिकायत कभी ना उभरती। मैं समझ लेता कि वो तस्वीर एक ख़याली पैकर था। अक्सर लोगों के दिल में ख़याली पैकर होते हैं, बस ख़यालों तक रहते हैं और असल ज़िंदगी में वो हकीकतों के साथ बंधे रहते हैं। ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से गुजर जाती है, लेकिन अब तस्वीर का वो ख़याली पैकर मेरे सामने हकीकत का रूप धार चुका है। तो माजी का वो मलाल, वो तुमसे शिकायत, तुम्हारा धोखा देना, वो तलख याद फिर से मेरे दिल में ताज़ा हो चुकी है। ये यादें अब कांटों की झाड़ी बनकर मेरे दिलो दिमाग में बेबस हो चुकी हैं। सच कहता हूँ, अगर मैंने तबिंदा को हासिल ना किया तो पागल हो जाऊँगा। तब क्या तुम खुश रह पाओगी? क्या एक पागल इंसान को संभाल पाओगी? तुमने पहले भी मुझसे मोहब्बत में इतना बड़ा धोखा किया था ना। अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो तो मुझे भी दूसरी शादी की इजाज़त दे दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, दूसरी शादी के बाद भी तुम्हारा ही रहूँगा। हम वैसे ही ज़िंदगी गुजारते रहेंगे जैसे गुजार रहे हैं। बस मेरे दिल की खलिश ख़त्म हो जाएगी जो अंदर ही अंदर मुझे चुपके चुपके गुला रही है। एहसान की बातें सुनकर मैं बेहद परेशान हुई। सोचा भी ना था कि तस्वीर वाला ज़ख्म अभी तक उनके दिल में ताज़ा और ज़िंदा है। क्या मर्द की फितरत में माफ़ करना नहीं होता, या वो महज इज़्ज़त की खातिर चुप थे और मुझे मजबूरी में कबूल किया था? क्या वो दर हकीकत मुझसे कभी मोहब्बत ही नहीं करते थे और अब तबिंदा की एक झलक ने उनकी असल फितरत को मेरे सामने अया कर दिया था। बता नहीं सकती कि मैं किस कदर सदमे और दुख से दोचार हुई। तभी ख्याल आया कि किसी और की तस्वीर बेचकर मैंने उनके दिल में जगह बनाई थी, तो जब उन्होंने मेरा घूंघट उठाया होगा, शायद उसी लम्हे उन्हें भी वैसा ही सदमा और मलाल हुआ होगा। जाने कैसे वो इस धोखे को जहर का घूंट समझकर पी गए थे। अगर उस वक्त वो मुझे वापस मेरे मेके भेज देते तो मेरा और मेरी वालिदा का क्या हाल होता। अब तबिंदा के सामने आने पर वो कहते थे कि तुमने उसकी तस्वीर दिखाकर मुझे धोखा क्यों दिया। अब जब मैंने उसे हकीकत में देख लिया है तो उसे अपनाए बगैर रह नहीं सकता। वो तो बरसों से मेरे ख्यालों में थी, मैं कभी उसे अपने दिल से निकाल ही ना पाया था। मैंने कई बार अपने दिल को मजबूत किया कि लिख कर दे ही देती हूँ उन्हें दूसरी शादी की इजाज़त, मगर हिम्मत ना कर सकी। बल आखिर एक रोज़ रूठ कर मेके चली आई। ये मेरी सबसे बड़ी नादानी थी। मुझे घर पर ही रहकर हालात का सामना करना चाहिए था। अम्मा ने भी कहा, जब चिड़िया अपना घोंसला खुद छोड़ कर चली जाए तो उसकी जगह कोई और चिड़िया आ बैठती है। एहसान ने तो दूसरी शादी करनी ही थी, मगर तुम्हारी मेके आ जाने से उसके लिए मैदान साफ हो गया है। हम ना कोई शर्तें लिखवा सके और ना उस पर दबाव डाल सके। तुम्हारी नादानी से हमारे हाथ कट चुके हैं। तबिंदा ने भी भरपूर चाल चली। उसने पहले मुझे तलाक दिलवाई, फिर एहसान से निकाह कर लिया, वरना इससे पहले वो मुझे लिख कर दे रहे थे कि मेरे साथ खर्च और रहन सहन ऐसे ही रहेगा। तलाक भी नहीं दूंगा, बशर्तिया तुम खुद मुझे छोड़ कर ना जाओ। और मैं अजीब कैफियत में थी। भला कोई औरत सौतन बर्दाश्त कर सकती है, मैं क्यों उन्हें दूसरी शादी की इजाज़त देती। मगर शायद मैं नादान ही रही। आज मैं शोहर खो चुकी हूँ, घर खो चुकी हूँ और सारी खुशियाँ भी खो बैठी हूँ। शायद ये मेरी खता की सज़ा थी। अब मैं बूढ़ी माँ पर बोझ हूँ। अफसोस तो ये है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ की ज़िंदगी भी आखिर कितनी हो सकती है कि वो बीमार है। अब सोचती हूँ, काश मेरा कोई भाई या बहन ही होती तो शायद मेरी ज़िंदगी की इस टूटी फूटी गाड़ी को कुछ सहारा मिल जाता। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो सब बहनों बेटियों के नसीब अच्छे करे। मज़ीद दिलचस्प
सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।